बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, यदि आप लोगों ने 6 से 8 जो टीचर भर्ती का फॉर्म था उसमें यदि आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है तो आपको पता है सब्जेक्ट में 80 नंबरों का आपका SST आएगा, यानी टोटल पूरा सामाजिक विज्ञान टोटल 80 नंबरों का आएगा। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं 80 नंबरों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है जो आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें SST में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस 40 नंबरों में भी देखने को मिलेंगी। तो 40 नंबरों का जो सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा उसमें भी आपको यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका डबल फायदा होने वाला है। यदि आप 80 नंबरों की तैयारी करेंगे तो 40 नंबरों की स्वतः तैयारी आपकी होती रहेगी। और आपको ये भी बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो अनिवार्य है, जो कि भाषा वाला 30 नंबर का अनिवार्य है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। इसमें पास होने के लिए मात्र आपको 9 नंबर की आवश्यकता है। तो 9 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसकी कॉपी और किताब भी नहीं उठाना है। आपको सिर्फ ये जो मेरिट बनेगी 120 नंबरों की, इन्हीं का अध्ययन करना है। टाइम आपके पास अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, परीक्षा की डेट आ चुकी है। अब जो कुछ भी है उसका रिवीजन कर लीजिए, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। देखिए, पूरा सिलेबस तो कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, कोई भी बच्चा पूरा सिलेबस इतने कम समय में ख़त्म नहीं कर सकता है, तो आप भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ हर जो अभ्यर्थी है पेपर देने जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, सामने वाले ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबकी तैयारी एक जैसी है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना भी समय बचा हुआ है, जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा हो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और जाके आपको पेपर देना है। ज़्यादा परेशान रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार व्हाट्सएप पे कमेंट करके ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे, तो इस पर हमने चर्चा कर दिया है। अब चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और 80 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में देखते हैं किस में कितना है दम। तो ये हमारा टोटल चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। आपको एक काम करना है कि भैया कॉपी और पेन लेकर बैठना है। टोटल 80 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, 1 से 80 नंबर लिख लीजिए और जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका जो विकल्प आपको सही लगे उसका आंसर दीजिएगा और फिर जो हम बताएंगे उससे आप मैच करिएगा। तो जितना सही होगा सही का निशान लगा लेना है, जितना गलत होगा गलत का निशान लगाने लेना है, जिससे बाद में पता चले कि टोटल 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानना समझना बहुत ही आवश्यक है। और एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ हम किसी प्रश्न की डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे। आपके पास जो भी किताब है, अरिहंत है, लूसेंट है, जो भी किताब है उससे आपको डिटेल में पढ़ना है और यहाँ आके सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखना है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसको चेक करना है। ठीक है, तो पूरा उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे प्रैक्टिस सेट का हमारा क्या उद्देश्य है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मुगल काल जो हम लोग जानते ही हैं उसमें स्थापत्य कला अपने चरम पे थी। तो आपको बताना है स्थापत्य कला किसके शासनकाल में अपने चरम पे थी। फटाफट आंसर देना है, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत भरा प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखो भाई, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने कमेंट करते हैं कि लगता है कि जैसे कि आप ही पहली बार पेपर देने जा रहे हो। देखो, किसी की पूरी तैयारी नहीं है, तो आपकी भी अगर पूरी तैयारी नहीं है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है कि हमारा 70 नंबर आ जाए। 120 नंबर की जो मेरिट बनेगी उसमें से 70 नंबर आ जाए। तो 70 नंबर आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। जिसकी जैसी तैयारी है उसके उतने ही नंबर आएंगे। तो बाकी के बचे हुए समय में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवीजन करना है। परेशान रहने से आपके नंबर बढ़ने वाले नहीं है। दिमाग को संतुलित रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, उससे जो पढ़ेंगे वो और ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम यह किस वर्ष लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको पता है 1929 की बात है और इसके बारे में डिटेल व्याख्या हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया है। कुंवर सिंह, आपको पता है वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। आपको बताना ये कहाँ के जमींदार हैं।
तो ये बिहार के जमींदार थे। तो बिहार में कहाँ के थे? तो बिहार में ये जगदीशपुर नाम की जगह है, वहाँ के जमींदार थे। तो विकल्प भी हमारा सही रहेगा। अभी आपके छोटे छोटे प्रश्न मिल रहे हैं, अभी आगे आपको थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न मिलेंगे। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ये मत सोचिएगा कि बहुत हलवा टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आप टीचर बनने की परीक्षा दोगे, लेकिन जब वहाँ से जाके निकलोगे, पेपर दे के निकलोगे, तो आपको लगेगा कि आप पीसीएस का पेपर दे के आए हैं। तो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम की खासियत होती है कि वो सारे एग्ज़ाम पीसीएस लेवल का लेता है, ठीक है। टीचर लेवल का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले से ही तैयार कर रखिए, अपने मस्तिष्क को इन सारी चीज़ों के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसमें से अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, किसानों का समर्थन करना। तो सबसे सही जो इसमें आंसर है विकल्प सी है, व्यापारिक लाभ को प्राप्त करना, क्योंकि जो खेती होती थी वो व्यापारिक लाभ के लिए की जाती थी, ठीक है। समुद्र का जो प्रशस्ति लेख है वो किसने लिखा था? तो यहाँ पर उसके जो लेखक हैं वो हैं हरिसेन। विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जल मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल मंदिर कहाँ पर है भैया? आंसर देने की कोशिश करिए, पावापुरी में है। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी फटाफट आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे छठा प्रश्न आपके सामने है, तो आपको अगर लग रहा है कि पहला विकल्प सही है तो फटाक से पहला विकल्प आप ए टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो प्रश्न आप देखेंगे उसका आंसर देंगे तो वो आपके दिमाग में बना रहेगा कि इसका मैंने ये आंसर दिया था, इसका ये सही है। क्लियर? ये साइकोलॉजी की बातें हैं, आप लोग उम्मीद है ये सारे काम जरूर करेंगे। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ के बने होते थे? तो प्रारंभिक औजार जो पुरा पाषाण काल की बात हो रही है, वो हम पाषाण काल की बातें हो रही हैं, पुरा पाषाण काल की बातें हो रही हैं, तो मुख्यतः पत्थर के बने होते थे, ठीक है। आगे हमें जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिलाएंगे और विकल्पों को बाद में देखेंगे। कबीर कब थे भैया? तो कबीर जो है 15वीं शताब्दी में थे, तो 15वीं से 16वीं के बीच में है। रामानुज कब थे? रामानुज 11-12 के आसपास थे, तो 11वीं-12वीं शताब्दी। एक गलत हो गया, कबीर जाएगा चौथे नंबर पर, रामानुज जाएंगे 11-12 नंबर पे। तुलसीदास महाराज कब थे? तो तुलसीदास महाराज जो है अकबर के टाइम में थे, तो अकबर यानी कि 16वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था। और नामदेव महाराज कब थे? तो ये नामदेव महाराष्ट्र के हैं, और 13 से 14वीं शताब्दी के मध्य में इनका कार्यकाल था। तो हमारा जो विकल्प बन रहा है वो 4-3-1-2 बन रहा है। तो 4-3-1-2 आपके देखिए पहले ही विकल्प में है, तो ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिलाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गड्डी गडरिया, इसमें किसका जोड़ा मिलाना है? गड्डी गडरिया ये संबंधित है किससे? ये है पश्चिमी हिमालय से संबंधित है, तीसरे नंबर पर जाएगा। खोखर है पंजाब से संबंधित है। चेर सरदार शाही ये संबंधित है बिहार और झारखंड से, चौथे नंबर पर जाएगा। और भील ये जो है मध्य भारत से संबंधित है, पश्चिम और मध्य भारत से। तो आपका जो विकल्प बन रहा है 3-1-4-2, 3-1-4-2, तो 3-1-4-2 ये आपके पहले ही जोड़े में मिल रहा है। तो पहला जोड़ा यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम क्या होता था? तो मणिग्रामम का जो मतलब होता था वो व्यापार करने के लिए जो संगठन बनते थे, जो गुट बनते थे, उनको हम लोग मणिग्रामम कहते थे। और ये है व्यापारिक संघ, कहाँ पर है आपका? विकल्प सी में है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर में भी आपको जोड़ा बनाना है, ये कौन से राजा किस समय थे, मुगल काल के जो राजा हैं वो आपको बताना है। चलो, जहांगीर कब था? 1605 से 1627 तक, तो जहांगीर जाएंगे तीसरे नंबर पर। बाबर कब थे? बाबर सबसे पहले थे, तो इसमें जो सबसे पहला आ रहा होगा वही बाबर है, ठीक है। तो बाबर सबसे पहले यानी 1526 से 1530, मात्र 4-5 साल का इनका टाइम पीरियड था। अकबर बाबर के बाद था, तो बाबर के बाद यानी
सॉरी बाबर हुमायूं के बाद था, तो यानी 1556 से यहाँ रहेगा, तो ये आपका रहेगा नंबर 2 पे जाएगा। औरंगजेब सबसे बाद में थे, सारे मुगल जो शासक थे सबसे बाद में औरंगजेब था, तो औरंगजेब सबसे बाद में जाएगा यानी चौथे नंबर पर जाएगा। तो कुल मिला के आपका जोड़ा बना है 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 कहाँ पर है? 3 1 2 4 ये आपका विकल्प डी वाला दिख रहा है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो 12 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित हैं, तो ये भी सही है। तो ए और ए, हाँ देखो यहाँ पर समझ लो, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। जो मुगल होते थे उन्हें चंगेज खान का ही वंशज माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए मुगल अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, और यानी कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। और क्यों कहलाना पसंद नहीं करते थे? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो चंगेज खान से संबंधित था, तो अपने आप को चंगेज खान से अलग करना चाहते थे। तो ये वाला आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन थे? तो चोल मंदिर के लिए कौन कौन काम करते थे 13 नंबर पे बताना है। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा है इतिहास से। तो यहाँ पर देखो, बावर्ची होते थे, मेहतर होते थे, पुरोहित होते थे, मालाकार होते थे, नर्तकी होते थे, संगीतकार होते थे। सबकी ड्यूटी कहाँ पर लगती थी? चोल मंदिर में लगती थी, यानी कि यहाँ पर आपका जो है विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है 14 नंबर के प्रश्न पर। तो 14 नंबर के प्रश्न में देखिए, पांडुलिपि जो हाथ से लिपियाँ लिखी जाती हैं, छापे खाने न होने से नकल नस्सी हाथ से ही इन्हें बनाते थे। तो यानी कि जो कारीगर होते थे वो हाथ से लिखते थे, ये तो बिल्कुल सही है। इन्हें बनाते हुए लिपिक हूबहू प्रतिलिपियाँ बनाते थे, तो ये हूबहू बनाना संभव नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत है। एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न विभिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग होती थी, तो ये तीसरा वाला सही, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर कथन जो दिया गया है वो सही है। तो इस प्रकार से अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 15 आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। समुद्रगुप्त की जो प्रसिद्धि है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन समुद्रगुप्त के बारे में लिखे गए हैं, इनमें से आपका कौन सही है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते, इसका आंसर देते हैं। पहले में कथन में है, इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, ये भी सही है। हर्षिल ने इसमें 5 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। तो ये वाला जो मामला है, ये तीसरा वाला मामला थोड़ा सा गलत है, यानी पहला दूसरा यहाँ पर हमारा सही है, और पहला दूसरा आपका विकल्प ए में दिया गया है, तो विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपके कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, इसमें से 4 कथनों में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। इसी प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना है, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। पहला कथन है, इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था, ये वाला कथन गलत है। सामान्यतः राजकुमारों को उन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, बिल्कुल सही। अशोक को भी इसी प्रकार भेजा गया था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ये भी सही है। इस समाज के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, ये भी सही है, यानी 2, 3 और 4 हमारा सही है, और 2, 3 और 4 हमारा दिया गया है कौन से विकल्प में? तीसरे विकल्प में। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख हमें मिलता है? तो 4 नदियां हैं, चारों में से कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? तो गंगा का भी मिलता है, सरस्वती का भी मिलता है, यमुना का भी मिलता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी मिलता है, सभी नदियों का मिलता है, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा, ठीक।
फटाफट आंसर देना है, प्रश्न पढ़ना है, आंसर देना। जैसे आप एक परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं करनी है। 17 क्वेश्चन हो गया, 18 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन समाज के बारे में विचार कीजिए। तो इसमें शासक वर्ग था, लिपिकीय वर्ग था और शिल्पकार था। तो कौन कौन से नगरीय सभ्यता के अंग थे ये आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, नगर सभ्यता होगी तो राजा भी होगा, लिपिक यानी कि जो लिखने पढ़ने काम करते हैं, घर वर बनाते हैं, ये सारे काम जो करते हैं लिखाई पढ़ाई वाला वो भी होगा, और शिल्पकार भी होगा। तो कुल मिला के तीनों लोग हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अथवा हड़प्पा सभ्यता थी उसकी अभी लिपियों को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो 1 2 3 या तीनों सही रहेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी आपका विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 19 नंबर में भी आपको मिलाना है जोड़ा। चलो 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, एक बार आप देख लीजिए। कौन सा स्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश आ गया। चिरांद, चिरांद आपका कहाँ पर है, चिरांद बिहार में है, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ गया। गुफलकार, गुफकराल ये आपकी जो गुफा है ये कश्मीर में है, तो ये 2 नंबर पे आ गया। पय्यरमल्ली ये बचा है, तो ये पय्यरमल्ली नाम से ही लग रहा है कि ये दक्षिण भारत में होगा, यानी आंध्र प्रदेश में है। तो आपका जोड़ा जो बन रहा है वो 3 4 2 1 का जोड़ा बन रहा है। 3 4 2 1 आपके विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। अच्छा, ये 3 कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। परेशान मत होइए, अभी थोड़ा सा आसान प्रश्न भी आगे हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो, मध्य पाषाण काल का समय लगभग 15,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में है, तो ये जो काम है ये गलत है। इस काल में बहुत छोटे हथियारों की प्रधानता थी, ये भी सही है। मध्य पाषाण काल के दौरान पुरापाषाण युग वाले औजार बनाए जाते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण यानी कि बीच का टाइम पीरियड है। 2 और 3 हमारा सही है। विकल्प जो है 2 3 आपका बी में दिया गया है। चलो आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं उसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ है। तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच में कौन सा राज्य था। तो ये है अपना प्यारा, जिसको हम लोग कहते हैं मगध, सबसे शक्तिशाली राज्य। विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कथन को कथन 2 दिया गया है, इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है 22 नंबर के प्रश्न पर। तो कथन 1 में है 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल हुए थे, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 में लिखा है संगठन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य जो है बम्बई और कलकत्ता के ही थे, तो यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हैं। 22 के बाद अब 23 नंबर पर बढ़ते हैं। 1828 की एक घटना है जिसमें एक विधवा कतार कामगार ने किस बंगाली अखबार के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें अपनी दुर्दशा के बारे में बताया था। तो उस बंगाली अखबार का क्या नाम था ये आपको पता करना है। इसमें आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1828 के समय में बंगाल का प्रमुख अखबार कौन सा था। तो उसका नाम है समाचार दर्पण। विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किसका शासन था। ठीक है, तो अंग्रेजों से पहले बादशाह होते थे, चाहे वो अवध वाले हों चाहे वो दिल्ली वाले मुगल हों, तो बादशाहों का शासन था। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। बिरसा मुंडा की यहाँ पर बात हो रही है, किस परिवार में हुआ था। देखो बच्चों वाला प्रश्न है, तो बिरसा मुंडा के ही नाम से, ये बिरसा एक बहुत महान क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उनका नाम से ही पता है बिरसा मुंडा। यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है बिरसा, लेकिन इनका पूरा नाम हम लोग बिरसा मुंडा के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न था, इसमें क्या करना, आगे बढ़ो। 26 नंबर पे निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। यह किसने कहा था। ये कहा था एडमंड वर्क ने। तो वर्क साहब ने ऐसा कहा था। विकल्प सी यहाँ आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसने यह ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा था।
तो ऐसा कहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर विकल्प आपका सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो दोनों हैं ये हमारे जो प्यारा शहर है और देश की राजधानी है जिसको हम लोग दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है साक्षी, जिसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, साक्षी वहाँ पर जगह है। तो जमशेदपुर में कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो आपको बताना है वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जमशेदपुर में इस्पात संयंत्र लगाया गया है। एक बार सारे विकल्पों को आप ध्यान से देख लीजिए। देखो, जब भी इस प्रकार का प्रश्न लिखा हो और उसमें उपयुक्त सभी विकल्प आपको दिख रहा हो तो आप इसी पर टिक लगाइएगा। आपने विकल्प सारे देख लिए ए बी सी और नीचे दिखा विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ यकीन मान के चलिए कि 80% प्रश्नों में यही उपयुक्त सभी प्रश्न आपका सही रहता है। 30 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। किस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? तो किस प्रकार की खेती में इस प्रकार इस उत्पादन जो फसल उत्पादित होती है, पशुपालन होता है, वो बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। 30 नंबर के प्रश्न में इसको कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जिसको मतलब होता है फायदा कमाना, रुपए के लिए फायदा कमाना। 31 नंबर के प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। जोड़ा मिलाना है। आप सभी लोग इसको फटाफट देख लो। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है भैया? भाखड़ा नागल बांध कुछ लोग पंजाब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसका मेन पोर्शन आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये बॉर्डर पर है, ये बॉर्डर पर है, बंगाल हिमाचल इसके बॉर्डर पर है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और नागार्जुन पड़ेगा आपका आंध्रा में। और दामोदर नदी घाटी परियोजना ये आपको बंगाल में पड़ेगा। तो कुल मिला के हो गया आपका जोड़ा बना है 3 4 2 1। 3 4 2 1 ये आपका जोड़ा बना है। 3 4 2 1 ये आपके विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी में। तो विकल्प सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी शायद जोड़ा ही मिलाना है। हाँ, जोड़ा मिलाना है। किस प्रकार के जंगलों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ठीक है, चलो जोड़ा मिलाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में आबनूस की लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं तो उसमें सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण सदाबहार वन में यूकेलिप्टस पाया जाता है। और शीतोष्ण पर्णपाती वन में बांज पाया जाता है। तो कुल मिला के जो आपका जोड़ा बना है वो 3 1 4 2 का आपका जोड़ा बना है। ये कहाँ पर है? 3 1 4 2। तो ये आपका विकल्प डी में दिख रहा है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। कौन सी महासागरीय धाराएं किससे संबंधित हैं? तो गल्फ स्ट्रीम किससे संबंधित है भैया? अटलांटिक महासागर से। उत्तरी अटलांटिक महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ पर जाएगा? चौथे नंबर पर जाएगा। फॉकलैंड जो जलधारा है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो ये 3 नंबर पर जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ये बहती है, ऊपर जाएगी हिंद महासागर में। ओशियनो जो धारा है वो बहती है, सबसे बड़े जो महासागर है वो प्रशांत महासागर में बहती है। तो हमारा जो विकल्प बन रहा है 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये हमारा जोड़ा बन रहा है। तो 4 3 1 2 ये आपका विकल्प सी, देखिए विकल्प सी वाला आपका सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा से आसान प्रश्न मिलेंगे। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन होती है? यानी कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें बादल ही नहीं होते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल, इसीलिए इसमें वायुयान चलते हैं। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो भूकंप किससे मापा जाता है भैया? तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। फटाफट हम लोग सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं, आप लोग बस साथ में बने रहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो चलो 36 नंबर में आप ही एक बार इसको देख लो सरसरी निगाह से। सारी चीज़ें ABCD सारे विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग एक बार देख लीजिए और अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करिए इसमें कौन सा कथन गलत है। देखो बी वाला ध्यान से पढ़ो। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है, तो बी वाला जो विकल्प है ये गलत है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है भैया, चलो कथन और कारण वाला प्रश्न हमारे सामने है 37 नंबर के प्रश्न में।
कथन में लिखा गया है भारत के पूर्वी छोर पर स्थित तथा पश्चिमी छोर पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। चलो ठीक है, ये भी सही है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतरों के बीच लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है। तो ये भी आपका सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा, विकल्प डी वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर पर ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। चलो पढ़ते हैं इसको। कथन में लिखा गया है अटलांटिक महासागर के तट पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, तो वो सही है। दूसरा कारण में लिखा गया अटलांटिक महासागर की तट रेखा अनियमित एवं दंतुरित है, अनियमित और दंतुरित है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के इसके कहने का मतलब है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, दंतुरित मतलब दांत की आकृति के बने होंगे तभी तो कहाँ जाएगी, जो नाव होती हैं, बड़ी बड़ी नाव होती हैं, वो किनारे पर आती हैं। ठीक है, चलो डिटेल व्याख्या बाद में करेंगे। और हाँ, परेशान मत रहिएगा, इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो जो ऋतुएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होता है। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग शनि ग्रह में और मंगल ग्रह में कन्फ्यूज रहते हैं, तो 41 नंबर पे शनि, मंगल और शुक्र इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो जुड़वा ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु किस प्रकार की है? तो एशिया के जो सबसे नीचे यानी दक्षिण भाग है उसकी जो जलवायु है वो विषुवत रेखीय जलवायु है, क्योंकि वह विषुवत रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर जल की उपलब्धता, जल से इसका कोई मतलब नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। देखिए बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, शादी का प्रोग्राम है दूसरे घर में, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पूरा आपका भूगोल खत्म हो गया, अब आप लोग आ गए हैं इकोनॉमिक्स पे, अर्थशास्त्र पर आप आ चुके हैं। तो अब हमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो बोकारो का जो लौह इस्पात केंद्र है वो कब लगाया गया था? 44 नंबर में आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगर इसमें सन पूछा जाए तो 1964 यहाँ पर 1964 में लगाया गया था। ठीक है। कृषि कार्य में शामिल हैं, तो कृषि कार्य में क्या क्या शामिल हैं? तो फिर आपको देखो यहाँ पर क्या दिखा, उपयुक्त सभी यही आपका सही रहेगा। भूमि को जोतना, पशु पालना, मछली पालन सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। हेमेटाइट जो अयस्क होता है, खनिज होता है, वो किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो हेमेटाइट जो होता है वो भैया आपका लोहा जो है उसका अयस्क होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में कुल मिला के आपके 4 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली जो हवा होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग स्थानीय हवा के नाम से जानते हैं। विकल्प भी आपका यहाँ पर सही रहेगा। ये सारे प्रश्न आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। पृथ्वी का जो जलमंडल है वो पूरे पृथ्वी का कितने प्रतिशत है? तो पूरे पृथ्वी का हमें पता है वो लगभग 71% भाग है। विकल्प सी आपका सही रहेगा। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो बेसाल्ट जो होता है वो आग्नेय शैल से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गर्म कुंड कहाँ पर पाया जाता है? तो बिहार का जो गर्म कुंड है वो राजगीर नाम की जगह पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ज़मीन के बहुत बड़े भाग को अगर कागज़ पे दिखाना है तो हम लोग मापक का प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। समताप मंडल कहाँ पर होता है?
देखो कितना बच्चों वाले, इस प्रकार के बच्चों वाले प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना ना के बराबर है। तो अभी 2-4 प्रश्न जो हमने लगाए वो बच्चों वाले प्रश्न यहाँ पर मिल गए। तो ये प्रश्न आपके पेपर में ऐसे इतने आसान प्रश्न नहीं पाया जाएगा। तो आपको पता है समताप मंडल जो होता है वो वायुमंडल की परत है, तो कुल मिला के ये वायुमंडल में पाया जाएगा। ठीक है। समदिवा रात्रि होते हैं, समदिवा रात्रि मतलब दिन और रात बराबर। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो दिन और रात जो बराबर होते हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक, आपका पॉलिटी खत्म। अब आपका आ चुका है संविधान। संविधान के बड़े बड़े प्रश्न आपके सामने हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय संविधान में हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखा जाता है। इसके बारे में आपके 3 कथन लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले कथन में लिखा गया है राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म और उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला तो सही है, इसमें कोई, अच्छा देखो हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें कभी कभी यही गलती हो जाती है जल्दबाजी में, हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें असत्य ढूंढना है, कौन सा गलत है। तो ये वाला तो सही है। ठीक है, देश में हर वयस्क नागरिकों को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है, ये भी सही है। कुल मिला के सही है, लेकिन हमें ढूंढना था गलत, तो कोई गलत हमें मिला नहीं, कोई असत्य मिला नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के लिए आपके ये 4 कथन लिखे गए हैं, इन चारों में से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो मीडिया की भूमिका के लिए 4 कथन हम पढ़ते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो देखो लोकतंत्र में मीडिया के इसमें एक मिनट, इसमें आपका क्या सही होगा? लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक हो, देखो ये जो चौथा स्तंभ कहा जाता है ये हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लोकतंत्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हमारे हिसाब से गलत है। आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती, ये भी सही है। और स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें तो हमें सब सही लग रहा है, उपरोक्त सभी। आपके 56 नंबर में यहाँ पर सब सही है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में नहीं कहा गया है, पहला वाला कथन जो था ये नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल की भाषा में उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से सब सही है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी आपके कथन दिए गए हैं, उसमें से क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। 2 कथन आपके सामने हैं। चलो पहले कथन में है हमारे संविधान के अनुसार देश के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ये तो बात सही है। दूसरे कथन में है भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है ये आपको 58 नंबर के प्रश्न में बताना है। तो पहला कथन है दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। दूसरे कथन में है एक राइटर हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अपने अनुभव के बारे में बताया है। तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हैं। जो भी आपके पॉलिटी के प्रश्न मिल रहे हैं वो खतरनाक ही मिल रहे हैं, ये आपकी पॉलिटी ही चल रही है। तो 59 नंबर के प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया है, तो कथन पढ़ते हैं।
2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, रेस्तरां या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगाया था। तो बिल्कुल सही है। कारण में लिखा गया है, सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते थे। तो ये भी कारण भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कारण है जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से सही तो दोनों हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेगा बी वाला। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे कारण में डाटा दिया गया है उसका पहले कथन से कोई मतलब है नहीं, कोई स्पष्ट लिंक नहीं है। 60 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ चलो, 3 कथन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो तीनों कथन एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो पहले कथन में देखिएगा, भारतीय संविधान की यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती हैं। अच्छा, फिर सही नहीं, देखो जल्दबाजी में गलती हो गया, कौन सा असत्य है ये हमें ढूंढना है। तो असत्य पहला वाला ही हमें दिख गया, तो पहला वाला ही हमारा गलत है, असत्य है, यानी कि यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है वही आपका सही रहेगा। बाकी दूसरा और तीसरा जो कथन में लिखा गया है वो सही है, हमें इसमें गलत वाला ढूंढना था। ठीक है, 61 नंबर का प्रश्न में भी आपके सामने है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा इसमें भी गलत वाला असत्य ही ढूंढना है, कौन सा गलत है ये हमें बताना है 61 नंबर के प्रश्न पर। देखो पहले पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। सभी नागरिकों को राज्य के, देखो इसका असत्य है, हाँ ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। मूल रूप से संविधान निर्माण के समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे, तो 6 मौलिक अधिकार थे, ये भी गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, ये सही है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया है, ये भी सही है। तो कुल मिला के तीसरा और चौथा हमारा सही है और 1 और 2 हमारा गलत है। तो हमें गलत वाला ही ढूंढना था, तो आपका यहाँ पर विकल्प बी सही रहेगा, पहला और दूसरा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये आर्टिकल जो है 17 के अंतर्गत आता है, तो विकल्प सी सही रहेगा। धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध लगाया गया है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आपको पता है ये आर्टिकल यहाँ पर बात हो रही है 15 की, तो आपका आर्टिकल 15 विकल्प डी यहाँ सही रहेगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हुआ था अमृतसर में, विकल्प बी सही रहेगा। प्रश्नकाल का प्रारंभ जो होता है वो कब होता है? तो प्रश्नकाल का प्रारंभ बैठक का जो पहला घंटा होता है उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, यानी कि पहला आपका विकल्प ही सही रहेगा। वर्तमान में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में हमारे टोटल अगर पूछा जाएगा तो 250 सदस्य हैं, लेकिन चुन के आते हैं कितना? 245। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर के प्रश्न पर किसका कथन है कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, ऐसा कहा गया था, तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 68 नंबर पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये प्रावधान कहाँ पर है? धार्मिक स्वतंत्रता किस में आती भैया? धार्मिक स्वतंत्रता जो आती है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, यानी कि विकल्प बी सही रहेगा। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में विद्यमान है? चलो इसका भी आंसर देते हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये तो गलत है, ऐसा कोई संविधान में भी घोषणा नहीं किया गया है। भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, भारत में सभी धर्मों को संरक्षण
भारत के में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा व्याप्त है, ये भी सही है। भारत किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं देता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या निकालना था? सही विकल्प। तो हमारा सही तो 2, 3, 4 हैं, ये पहला वाला गलत है। अच्छा हाँ, पहला सॉरी, समझने का दिक्कत हो गई। देखो भैया, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जल्दबाजी में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग भी इस प्रकार की जल्दबाजी मत करिएगा। ये जो संरक्षण शब्द लिखा गया नहीं, ये गलत है। भारत जो है, यानी कि भारत की जो कार्यपालिका है, वो किसी धर्म को संरक्षण नहीं देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करो, किसी एक विशेष धर्म का वो प्रचार नहीं करती है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला गलत है। किसी धर्म को संरक्षण मतलब उसको बढ़ावा देना, तो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, 3 और 4 आपके सही रहेंगे, तो यानी कि विकल्प डी सही रहेगा, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो इस पर आप सभी लोग ध्यान देते रहिएगा। संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है, ये कथन है। कारण लिखा है संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो आपको क्या लगता है, कथन आपका सही है? नहीं, ये गलत है और ये वाला सही है। तो 70 नंबर में आपका क्या सही होगा? कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। 10 प्रश्न आपके बचे हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 71 नंबर के प्रश्न में, ठीक है, देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। एक निष्पक्ष संविधान के अस्तित्व, ये भी सही है। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, ये भी सही है। स्वतंत्र मताधिकार, ये भी सही है। कुल मिला के सब सही है। जब सब सही होगा तो विकल्प सी सही होगा। चलो आगे बढ़े। किसी राज्य, जो कोई भी राज्य होता है, उसमें जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ो। कथन और कारण का प्रश्न फिर आ गया। 73 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कथन में लिखा गया है मध्याह्न भोजन योजना समानता पर आधारित एक कार्यक्रम है, जो कि बिल्कुल सही है। इस योजना से जातिगत भेदभाव में कमी आई, ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है, यानी पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो 73 नंबर में पहला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के प्रश्न पर। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। इसमें क्या करना है? असत्य है, अच्छा सॉरी, असत्य का चुनाव करना है। कौन सा कथन गलत है ये आपको चुनना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 जो है महानगर हैं। इन शहरों में निवास करने वाली भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में आपके 3 कथन दिए गए हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ या ठेलों पर सामान बेचते हैं, जो कि सही है। लगभग ऐसा ही है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश में गाँव से शहरों की तरफ होने वाला पलायन है, ये भी सही है। शहरों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि शहरों के नगरीकरण और वहाँ के वातावरण को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों सही हैं, गलत हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हमें गलत ढूंढना था, तो गलत इसमें कुछ है नहीं। तो कुल मिला के इनमें से कोई नहीं, आपका विकल्प सही रहेगा। 75 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। केरल के धार्मिक व व्यावसायिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ठीक है। चलो 75 नंबर के प्रश्न में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, ये तो सही है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे, ये भी सही है। इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, ये भी सही है। इब्न बतूता भी दक्षिण भारत घूमने गया था। और चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे, ये आपका नहीं आए थे, ये भी आपका गलत है। चीनी व्यापारी भी केरल आते थे। तो कुल मिला के डी वाला गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था, यानी कि आपका विकल्प डी सही रहेगा। इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी होगा। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 4 विकल्पों में कौन से नगर निगम की आय होती है? देखो, गृह कर से भी होती है, जल कर से भी होती है, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से भी होती है, विभिन्न शुल्क, गाड़ियाँ, रिक्शा, ठेला से जो टैक्स वगैरह लेते हैं, शुल्क लेते हैं, उससे भी होती है। तो कुल मिला के सबसे नगर कर वसूला जाता है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 77 नंबर के प्रश्न पर। कथन और कारण का प्रश्न है, इसमें से क्या सही होगा ये आपको बताना है।
सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। कारण में लिखा है ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये भी सही है। लेकिन सरपंच के चुनाव से इस कारण का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से सही तो दोनों हैं, लेकिन कारण का कथन से कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो विकल्प सही होगा वो आपका बी सबसे उपयुक्त विकल्प है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेट है और वो है 31 अक्टूबर 2019, विकल्प डी। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 79 प्रश्न में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पूर्ण रूप से अंगीकार 1950 में किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से इसे 1949 में ही लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है। भारत की खोज, ये आज का अपना आखिरी प्रश्न। भारत की खोज ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जो है लाल बहादुर शास्त्री, पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की खोज इस पुस्तक को लिखा था। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 80 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इन 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ भैया, एक बार फिर से बता दें, ज़्यादा परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपको समय मिला है पढ़ने के लिए, उतना ही समय दूसरों को भी मिला है पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी समय है, जो आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट लग रहा हो उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और दिमाग को परेशान बिल्कुल ही मत करिए। पेपर अच्छा होगा, आप लोग अध्यापक बनेंगे, हमारी तरह आप भी अध्यापक बनेंगे। हम भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, अपने दिमाग को संतुलित रखिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।